देश का अपना चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, तुरंत सरेंडर करने के आदेश। मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 10 महीने से थे जेल से बाहर। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी नहीं करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। भारतीय स्टेट बैंक को आज देना है जवाब। बिहार के खगड़िया में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 8 लोगों की मौत, कई घायल। वहीं कोलकाता में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, अब भी 5 से 6 लोग मलबे में फंसे। दक्षिण के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के जगत्याल और कर्नाटक के शिमोगा में करेंगे रैली। तमिलनाडु के कोयंबटूर में होगा रोड शो। पीएम ने कहा, एनडीए के पक्ष में है जबरदस्त उत्साह। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल भी सीट बंटवारे पर करेंगे माथापच्ची। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तैयारी। दिल्ली में लगा स्टार्टअप महाकुंभ, देश विदेश से हजारों वेदक और इंक्यूबेटर ले रहे हैं हिस्सा। रूस में फिर से पुतिन की सरकार। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बोले, रूसी सेना को बनाएंगे और मजबूत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा झटका लगा है, शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। बीते साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन आज ये जो झटका है सत्येंद्र जैन को लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है। यानी अब आप नेता को जेल जाना पड़ेगा एक बार फिर से, जो कि मेडिकल ग्राउंड पर पहले बाहर थे, जमानत पर थे, लेकिन अब ये जो जमानत याचिका है इसको खारिज कर दिया गया है। करीब 10 महीने से जो सत्येंद्र जैन हैं वो बाहर थे जेल से, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि वो तुरंत सरेंडर करें, यानी तत्काल प्रभाव से जो सरेंडर है उनको करना होगा। जमानत याचिका जो है वो खारिज हुई है सत्येंद्र जैन की। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आप नेता सत्येंद्र जैन जो हैं उन्हें झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल मेडिकल ग्राउंड पर वो 10 महीने से जेल से बाहर थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अदालत ने आदेश दिया है कि तुरंत वो सरेंडर करें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले जेल में थे सत्येंद्र जैन, जिसके बाद मेडिकल ग्राउंड्स पर करीब 10 महीने वो बाहर रहे, लेकिन अब एक बार फिर जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बाद उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल भेजे गए थे और वहाँ से उसके बाद मेडिकल ग्राउंड पर करीब 10 महीने से वो जेल से बाहर थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा है। यानी तत्काल प्रभाव से जो आदेश है वो लागू किया जाने की बात कही जा रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जिनको बड़ा झटका लगा है। 10 महीने से जेल से बाहर थे, लेकिन अब एक बार फिर जेल उन्हें जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सत्येंद्र जैन, पूर्व मंत्री, उन पर आरोप, उसके बाद जब जेल
गए थे, लेकिन उसके बाद करीब मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आ गए। 10 महीने से वो बाहर थे, लेकिन अब एक बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन को जेल जाना होगा। जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई है शीर्ष अदालत के द्वारा। मार्च 2023 में ये जो जमानत याचिका है पहले उन्होंने दी थी, जिसके बाद राहत उन्हें मिली थी, लेकिन अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और तुरंत उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। यानी एक बार फिर जो सत्येंद्र जैन हैं वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे, जेल उनको यहां फिर से जाना होगा। मेडिकल ग्राउंड पर 10 महीने से जेल से बाहर थे। अपनी सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की थी 2023 में मई महीने के दौरान, जिसके बाद अब 10 महीने का समय हो चुका है और अब एक बार फिर यहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद आदेश दिया गया है कि वो तुरंत सरेंडर करें और उसके बाद अब उनको दोबारा जेल जाना होगा। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को जेल जाना होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन को जब 2022 में गिरफ्तार किया था उसके बाद वो लगभग 1 साल, ये मामला पूरा जो है वो 4 ऐसी शेल कंपनियों के जरिए पैसे के लेन देन को है, धन शोधन से जुड़ा मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें 2023 में इनको स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। तब से लगातार अलग अलग मौकों पर ये जो बेल थी, इंटरिम बेल थी, उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कर रहा था, लेकिन जो रेगुलर बेल उन्होंने अब लगाई थी सत्येंद्र जैन ने इस मामले में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसका असर यह है कि उनको तुरंत सरेंडर करना होगा और इसके बाद उनको वापस उसी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा, जिससे वो पिछले लगभग 1 साल होने वाला है। आप देखें तो मई 2023 में उनको ये राहत मिली थी और अब तक चल रही थी मार्च तक, तो अब उनको वापस जाना होगा। ये आबकारी नीति घोटाले से अलग मामला है। आबकारी नीति मामले में भी उनके खिलाफ एक जांच चल रही है, वहां की मुश्किलें तो उनके ऊपर है ही, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो कलकत्ता के हवाला ऑपरेटर्स से मिलकर जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जो बेनामी कंपनियों से पैसा उन्होंने लेन देन किया है, उसमें उनको ये उनकी गिरफ्तारी हुई। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। विकास, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए। तो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो है उनको एक बार फिर जेल का रुख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उनकी जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। पहले मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 10 महीने से वो जेल के बाहर थे, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें जेल जाना होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी के समन को अवैध बताया है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। तो यहाँ पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जो जाहिर तौर पर मुश्किलें हैं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है, लगातार समन दिए जा रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में तलब किया गया था, लेकिन एक बार फिर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होने से बचते हुए नजर आए हैं। उन्होंने इस समन को भी अवैध बताया है। इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से ईडी के जो समन गए थे उनके पास, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया। और अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में जब तलब किया गया, ईडी द्वारा समन उनको दिया गया, तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समन को अवैध बताते हुए नजर आए हैं और ईडी के सामने से पेश नहीं होंगे। भाजपा नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर कहा है कि वह कानून का अपमान कर रहे हैं। आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि उनको कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको ईडी ने सम्मन दिया और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा।
वहीं कोलकाता के मेटिया बुरुज में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा कि अभी 5 से 6 लोग अभी अंदर फंसे हैं, उन्हें भी जल्द निकाल लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि सीएम ने माना कि इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था। राज्य प्रशासन की ओर से इमारत को बनाने की आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। जो लोग भी इस इमारत को बनाने में गैर कानूनी रूप से शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। राज्य सरकार मृतकों और घायलों को परिजनों की सहायता करेगी। आसपास के लोगों के मकानों को भी इस बिल्डिंग की वजह से क्षति पहुंची है। तो गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग है, इसका निर्माण किया जा रहा था, जिस वजह से जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हुई और आसपास की जो वहाँ पे जो इमारतें हैं उसमें भी नुकसान हुआ है। हालांकि हादसे की जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। 2 आदमी डेथ है, 13 में उद्धार हुआ है, 2 आदमी डेथ हुआ। उन लोग को 5 लाख रुपया देगा। जो लोग इंजरी है उन लोग को 1 लाख रुपया देगा। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रसेनजीत जुड़ चुके हैं कोलकाता से। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं गैरकानूनी रूप से जो इमारत है उस पर काम किया जा रहा था और जब हादसा हो जाता है तो कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुकुल, इसमें सिर्फ इंसिडेंट के हिसाब से मत देखिए जी। ये देखना चाहिए कि ये हुआ कहाँ पे है। हुआ मेटिया बुरुज में है और दूसरी बात है वहां रहते कौन है, उनका क्या धार्मिक स्थिति है। और हमारे पास अगर हो सके तो ममता बनर्जी जब वहां पे पहुंची है, उनका अगर फुटेज हम दिखा पाए तो दिखा सकते हैं कि एक इंसिडेंट के बारे में जायजा लेने के लिए जब उन्होंने पहुंची तो उनके सर पे वो काला कपड़ा बंधा हुआ है। जो जरूरी नहीं था कि वहां पे किसी इंसिडेंट के मौके पर लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचने के लिए ये धार्मिक स्टाइल पे काला कपड़ा बांधा जाए। ये समझना जरूरी है जी। ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं है, इसमें इसके अंदर जो पॉलिटिक्स छुपे हुए हैं। ये जो जगह है वो जो कोलकाता की मेयर है फिराद हाकिम की जगह है। ये वो जगह है जहां पे कानूनी तौर पर कोई कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं जाता है। हर एक कंस्ट्रक्शन इलीगल है। और वहां पे जब मुख्यमंत्री पहुंचती है वो तो काला कपड़ा बांध के पहुंचती है। तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं है मुकुल जी। प्रसेनजीत, यानी इतने संवेदनशील मामले में भी राजनीति करने से शायद वो पीछे नहीं रही हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि 5 से 7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये उनका कहना है। अगर ऐसा ही है तो एनडीआरएफ के लोगों ने ये जी बिल्कुल, ये देखिए जो फुटेज दिखा रहा है, सर पे काला कपड़ा बंधा हुआ है। जी प्रसेनजीत, वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ममता बनर्जी हैं जब उस जगह पहुंचती हैं तो सर पर जो काला कपड़ा है वो देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं इतने संवेदनशील मामले में भी जो राजनीति है उसको ठुकराया नहीं जा सकता। जी प्रसेनजीत। तो अगर उनका ये बात माना जाए कि 5 से 7 लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं तो इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन जी, हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो पूरा हादसा सामने आया है और उसके बाद जायज बात है जी। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से इसको राजनीति की नजर से देखा जा रहा है और ये जो जगह है कोलकाता की, ये फिर से वो 30% जो संदेश थाली से लेकर यहां तक मैं 30% की बात फाड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूं आप सब लोगों को, पूरे देश को, कि ये सिर्फ 30%, उसमें 2 लोग मरे हैं, उनको 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये कोई कम, ये 5 लाख भी, ये 5 लाख भी एक कहानी है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाता है परिवारों को, यहाँ पे 5 लाख हो गया है। तो ये सबको राजनीति से जोड़ना ये हमारी हो सकता है कि एक गलत इरादा है, लेकिन जो अगर क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़ा ऐलान है वो यहाँ कर दिया गया है। 2 लाख को 5 लाख करना, सर पे कपड़ा बांध के जाना, और मैं बता रहा हूँ कोलकाता की आपको समझना चाह रहा है, अगर भूगोल समझते हैं तो ये मेटिया बुरुज, खिदिरपुर, इकबालपुर,
जी बिनियापुकुर, ये जो जगह है, जो जगह बिल्कुल के लोग रहते हैं, वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन लीगल नहीं होता है, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन इलीगल होते हैं। और किस तरह से ये इलीगल होने दिया जाता है, इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं मैं मुकुल क्या कह रहा हूं। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका। तो देखिए किस तरीके से निर्माणाधीन इमारत जो है उसमें हादसा होता है, 2 लोगों के मारे जाने की सूचना मिलती है, लेकिन उसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी वो पहुँचती हैं और इतने संवेदनशील मामले में भी राजनीति करने से वो पीछे नहीं रहती। जिस तरीके से वो पहुँचती हैं, जिस तरह का लिबास धारण करके वो पहुँचती हैं और उसके बाद जो ऐलान किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात अगर बिहार की जाए तो यहाँ एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खगड़िया जिले में कार और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हुई। इस दुखद हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घायलों को नज़दीक के अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो टक्कर थी वो कितनी ज़बरदस्त रही और उसके बाद जो घायल हैं उनको निकटतम अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। हालांकि इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती की। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सबसे पहले तेलंगाना के जगत्याल में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां वो शिमोगा में एक चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके बाद सबसे अंत में पीएम तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां कोयम्बटूर में एक रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए आज यूपी समेत कुछ और राज्यों के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक दिल्ली में होगी। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीटें दी हैं। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभी तक 2 सूची के जरिए बीजेपी ने कुल 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूपी कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कोर ग्रुप की बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लगेगी। और आइए बात करते हैं बिहार में एनडीए की बैठक को लेकर। दरअसल आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात होगी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर के लिए नीतीश आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। अब देखना होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दलों के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होता है। कहा जा रहा है कि कल मंगलवार को बिहार के लिए एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने
सहमति बना चुकी है। एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में दल तो मिल गए, लेकिन लगता है कि दिल अब भी नहीं मिल पाए हैं। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर रैली हुई तो मंच पर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएम के नेता स्टालिन जैसे अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आया। अखिलेश ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो चुनावी तैयारियों के कारण व्यस्त हैं, इसलिए रैली में शामिल नहीं होंगे। अब अखिलेश का रैली से नदारद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच आज विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में भी बैठक हो सकती है। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसे दिख रहे हैं। राहुल ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। हमें याद है वो इमरजेंसी का दौर, जब एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने उसके द्वारा दुरुपयोग किया और वही मानसिकता लेके यह बयान कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको धमकी भरे वक्तव्य अपने आप में प्रजातंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी की दुकान है? जिस प्रकार की धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो ईडी और सीबीआई पर कार्रवाई कराएंगे। पहले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस पार्टी अगले 50 सालों तक शायद सत्ता में आएगी, ये भी एक पूछने वाला विषय है। तो जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई उसके बाद सरगर्मी बढ़ते ही अपने ही विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सही बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर के आगे मदार स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा आज हुआ। कल रात अगर बात की जाए 1 बजे साबरमती आगरा कैंट ट्रेन का इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए समीप के ही अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए। उसके बाद ट्रैक का रिस्टोरेशन का कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर 0145 2429 642 भी जारी किया गया है। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे
उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है, और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। अरब सागर में चले 40 घंटों के अभियान के बाद पकड़े गए 35 समुद्री डाकुओं को भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता से भारत लाया जा रहा है। एक बड़े अभियान में छुड़ाए गए चालक दल के 17 सदस्यों के साथ इन समुद्री डाकुओं को भारत लाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। शनिवार को नौसेना ने संकटग्रस्त व्यापारी जहाज MV रुएन पर इन समुद्री डाकुओं के गिरफ्त से चालक दल के 17 सदस्यों को छुड़ाया। व्यापारी जहाज को भी भारत लाया जा रहा है। व्यापारी जहाज MV रुएन की समुद्री क्षमता का कल मूल्यांकन किया गया था। इस व्यापारी जहाज पर लगभग $1 करोड़ की लागत के लगभग 37,800 टन के अनुमानित माल लदे हुए हैं। शनिवार को INS कोलकाता ने अरब सागर में मिशन की शुरुआत की। इसके तहत नौसेना ने समुद्री डाकुओं के जहाज को रोककर इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को अपहरण करने के सोमाली समुद्री डाकुओं के मंसूबों को विफल कर दिया। भारतीय नौसेना के स्टेशन कमांडरों की कार्यशाला का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार उद्घाटन और समापन पर अपना भाषण देंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 100 से अधिक स्टेशन कमांडर, इसके साथ ही यूनिट प्रमुख और कमांडिंग अधिकारी लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और देश भर में फैले सभी नौसैनिक स्टेशनों के समग्र प्रशासन में सुधार के लिए मंथन करेंगे। कार्यशाला की मुख्य विशेषताओं में नेवल वेलफेयर और वेलनेस एसोसिएशन यानी NWW की भागीदारी सहित नौसेना मुख्यालय कर्मचारियों, कमान मुख्यालय कर्मचारियों और स्टेशन कमांडरों द्वारा पेशेवर प्रस्तुतियां शामिल हैं। मेक इन इंडिया का असर भारत से होने वाले निर्यात पर काफी पड़ा है। देश से होने वाला निर्यात फरवरी में 20 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा है उनमें अमेरिका, UAE, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। फरवरी महीने में 20 माह के उच्चतम स्तर पर यह पहुंचा है। अमेरिका, UAE, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका जो इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, देशों में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते वर्ष दिसंबर से लगातार 3 महीनों तक निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष देश अमेरिका रहा, जिसको भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 22% बढ़कर $7.2 अरब हो गया। जनवरी में अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन रहा और इससे पहले स्थान पर रहने वाले पॉलिश हीरे का स्थान ले लिया, जिसके चलते अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष स्थान UAE की जगह अमेरिका हो गया। इस अवधि में अमेरिका को कुल $4.1 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जबकि UAE को $2.2 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात किया गया। स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात फरवरी में 54.8% बढ़ गया और इसमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। फरवरी में UAE को भेजे जाने वाली निर्यात की खेप 23.1% बढ़कर $3.5 अरब हो गई और यह दूसरे नंबर पर निर्यात का गंतव्य रहा। फरवरी महीने में सिंगापुर को होने वाला निर्यात 51.6% बढ़कर $1.85 अरब हो गया। दक्षिण अफ्रीका को $1.16 अरब का निर्यात किया गया। अप्रैल से फरवरी की समान अवधि में भारत के निर्यात गंतव्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान उछलकर 10वां हो गया, जबकि बीते साल की इसी अवधि में ये 16वें स्थान पर था। भारत से दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ। फरवरी में शीर्ष के अन्य निर्यात स्थानों में सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बांग्लादेश और चीन में निर्यात भी बढ़ा है। वहीं भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार के उपायों के चलते ये नतीजे आए हैं। बयान के मुताबिक इस दौरान भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो इससे पिछले साल की तुलना में 3 गुना है।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, और इसी पर जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर यहाँ सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट हर बॉन्ड के नंबर सार्वजनिक करे बैंक, ये SBI को सीधे तौर पर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2019 से पहले के बॉन्ड के डेटा सार्वजनिक करने की मांग को नामंजूर कर दिया गया है। आपको बता दें, बैंक गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आदेश पर सख्त नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है वो नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई उसमें SBI ने एक बात ये कही कि उसकी तरफ से किसी भी जानकारी को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, बल्कि जो पिछला आदेश था उसको लेकर के उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ एक तालमेल की कमी दिखी बैंक और कोर्ट जो चाहता था उसमें। और बैंक ने ये कहा कि वो सभी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि गुरुवार तक SBI के चेयरमैन हलफनामा देकर कोर्ट को बताएं कि कोर्ट ने जो पिछला आदेश दिया था उस पर तामील कर ली गई है। सभी चीजें जो ECI को सौंपी जानी थी उस चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर को लेकर के जो विवाद चल रहा था उस पर भी विराम लग गया है। SBI तैयार है, और कोर्ट ने यह कहा है कि जैसे ही SBI इस डेटा को सौंप देता है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को भी डाले। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और हुई है, वो ये कि ये याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि 12 अप्रैल 2019 के बाद का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, उससे पहले के डेटा का क्या होगा। कोर्ट ने यह कहा कि हमने अंतरिम आदेश के चलते इस समय सीमा को तय किया है 12 अप्रैल से अब तक की, और इसीलिए इसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश कोर्ट ने कहा कि नहीं है, क्योंकि ऐसा करना संविधान पीठ के फैसले की एक तरीके से समीक्षा करना होगा, यानी पुनर्विचार याचिका में जो कुछ होता है वो पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं हमें एक सीमा तय करनी होगी। तो ये एक बड़ी मांग थी याचिकाकर्ताओं की, इसको कोर्ट ने ठुकरा दिया है। तो 18 से 19 का जो डेटा है वो पब्लिक करने की जरूरत SBI को नहीं है जी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर गुरुवार तक आप उम्मीद करें कि वो भी सार्वजनिक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी अब जो महत्वपूर्ण खबर है वो यही कि गुरुवार तक के जो नंबर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, ये सार्वजनिक करने की बात कही गई है। और जो बैंक की तरफ से क्या अभी कुछ प्रतिक्रिया आई है यहाँ पर? देखिए, बैंक ने 2-3 बातें कही। बैंक ने सबसे पहले यह आपत्ति जताई, हरीश साल्वे बैंक की तरफ से पेश हुए थे, और उन्होंने कहा कि बैंक SBI बैंक एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और लगातार उसको याचिकाकर्ताओं की तरफ से घसीटा जा रहा है बेवजह के विवाद में। बैंक की छवि को नुकसान हुआ है, इस तरह के जो बातें कही जा रही हैं, पब्लिक फोरम्स पे बाइट्स दी जा रही हैं, मीडिया में बयानबाजी की जा रही है कि ऐसा पेश किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी छुपाना चाहता है। तो एक इंस्टीट्यूशन की छवि को धक्का लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर हरीश साल्वे ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कहीं ना कहीं रोकना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि वो बार बार अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन ना लाएं। जाहिर है वो 2018 से 2019 के आंकड़े को सार्वजनिक किए जाने की जो बात हो रही थी उस पर भी बैंक ने कहा कि जब ये मामला कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला दे दिया है तो बार बार एप्लीकेशन लाना, फिर मीडिया में जाकर बयानबाजी करना, ये बहुत गलत परंपरा है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से वो पेश हो रहे हैं, बैंक से उनका कोई सरोकार नहीं है, और जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसकी तामील हो रही है। लेकिन ये बयानबाजी मीडिया में करना और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। हालांकि इस बीच कुछ गर्म बहसा बहसी भी हुई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अब इसको हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं मामले को कि सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा है वो भी सार्वजनिक हो जाए, और इसके बाद इस पूरे विवाद को यहीं पर विराम दे दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल विकास, और खासतौर से क्योंकि बैंक द्वारा ये बात कही गई है कि जो डेटा है उसको सार्वजनिक करने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का हम कह सकते हैं कि जो एक संदेश निकल कर ये आया कि शायद बैंक को किस तरह की परेशानी है, अब बैंक नहीं चाहता, क्योंकि एक प्रतिष्ठित बैंक, और जब उसकी तरफ से इस तरह की बात कही जा रही तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो एक स्टैंड है वो खुलकर सामने रख दिया है कि हमें डेटा सार्वजनिक करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, ये बैंक के लिए, किसी भी बैंक और वो भी सार्वजनिक, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसकी छवि ही सब कुछ है। अगर आप उसकी छवि को लगातार टारगेट करेंगे तो बैंक का पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है ऐसे मामलों में, कि जब अगर आप उसको लगातार टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपत्ति थी कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा बैंक है, और उसको लगातार विवादों में घसीटना ठीक नहीं है। हरीश साल्वे ने कहा कि हमको
कोर्ट का जो पिछला आदेश था मुमकिन है उसको हमने गलत समझा और इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई बहुत स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र नहीं किया था। साल्वे ने यह भी कहा, साल्वे ने कहा कि पिछले आदेश में नाम की जिक्र था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का बायर कौन है, डिनोमिनेशन कितना है, किस तारीख को खरीदा गया और ये कब कैश कराया गया, ये एक अलग जानकारी है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन सीजीआई ने कहा कि ये मतलब ये आप कहें तो ये एक नेचुरल बात है कि जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर सार्वजनिक नहीं होगा तब तक ये पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जी बिल्कुल। बैंक के स्टेटमेंट को भी कोर्ट ने रिकॉर्ड किया और इसके बाद ये कहा कि आप गुरुवार तक इस सारी जानकारी को सार्वजनिक कर दे, ईसीआई को सौंपे, ईसीआई इसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर डाले और यहीं पर ये पूरा जो अब तक एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप बैंक और याचिकाकर्ताओं के बीच भी चल रहा था उस पर विराम लगना चाहिए। जी विकास, यानी हम कह सकते हैं कि गुरुवार के बाद जिस तरीके से एक धड़े द्वारा इस पूरे मामले को जिस तरीके से रूप दिया गया, तूल दिया गया, वो अब कहीं ना कहीं ठहरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बैंक की तरफ से यही आपत्ति थी। बैंक ने यह कहा कि हमको कोई भी जानकारी सार्वजनिक करने में कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि जब सुनवाई चल रही थी तब यह कहा गया था कि आप दोनों जानकारियों को खुद ही कोलेट करें, यानी मिलान करें कि किस बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी ने एनकैश कराया है। उस वक्त भी एसबीआई का यह कहना था कि हम इसके लिए तैयार हैं। यह अलग बात है कि हमें इसमें जून तक का वक्त लगेगा क्योंकि आंकड़े बहुत सारे हैं। इसीलिए कोर्ट ने तब यह कहा था कि आप इस काम को ईसीआई को सिर्फ आप डेटा दे दें। दोनों अलग अलग डेटा रखे जाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर क्या है, बायर कौन है, कितनी तारीख को खरीदा गया, डिनोमिनेशन कितने का बॉन्ड था, ये जानकारी एक अलग सेफ में होती है और किस पार्टी ने किस बॉन्ड को कब एनकैश कराया ये जानकारी अलग सेफ में होती है। तो कोर्ट ने कहा था कि आप ये दोनों सेपरेट जानकारी चुनाव आयोग को दे दें और चुनाव आयोग इसको देखे कि इसको वेबसाइट पे किस तरह से डाला जाएगा। तो बैंक ने कहा कि हमने किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा कि हम जानकारी नहीं देंगे। कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इतने बड़े डाटा को सार्वजनिक करना। 22,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे और ये दोनों अलग अलग अगर आप डेटा की बात करें तो ये 44,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। एसबीआई का ही कहना था और इनके मिलान के लिए उनको वक्त चाहिए। यही वजह है कोर्ट ने उनको इस बात के लिए उनको राहत दी कि वो खुद मिलान ना करें। ये 44,000 से ज्यादा के जो दस्तावेज हैं वो एज इट इज आप चुनाव आयोग को सौंप दें और चुनाव आयोग इनको अपनी वेबसाइट पर डाल दे। तो ये एसबीआई इसीलिए कह रहा था कि लगातार हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है अगर सार्वजनिक तौर पर, तो उसमें बैंक को नहीं घसीटा जाना चाहिए। लगातार मीडिया में याचिकाकर्ता बैंक को लेकर के आपत्तिजनक बातें करते रहे हैं जो कि काफी एक चिंता की बात है और बड़े खेद की बात है, ये बैंक का कहना था। जी बिल्कुल, और क्योंकि पूरे मामले जो पारदर्शिता है वो अब सीधे तौर पर देखी भी जा सकती है। लेकिन क्या जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये डेटा डालने की बात कही गई है, क्या अभी किसी तरह का जो दिशा निर्देश है वो चुनाव आयोग को भी दिए गए हैं कि किस फॉर्मेट के तौर पर ये जो डेटा जब सार्वजनिक किया जाएगा तो इसको डाला जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें उम्मीद ये है कि एसबीआई ने जो पिछली लिस्ट अपनी सौंपी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, उसमें सिर्फ बॉन्ड के नाम के सामने एक नंबर जोड़ दिया जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर क्या था और वही पूरी सूची एक बार फिर चुनाव आयोग को सौंप दी जाएगी। चुनाव आयोग इसको कैसे आगे प्रोसेस करता है उसको अपनी वेबसाइट पर डालना है, या वो उसको ऐसे के वैसा डाल देगा या कोलेट करेगा। कोलेट का को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी पिछली बार ये कहा। चलिए बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विकास सारथी। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं तेलंगाना के जगत्याल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अब की बार विकसित भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए, गरीब की उन्नति के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए नाल्गो वन्नलो दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली। साथियों, तेलंगाना की ये धरती
भारत माता की। देखिए, मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए, शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है। और इधर देखिए, इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी एलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें,
शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले। तो तेलंगाना के जगत्याल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को यहां संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष शक्ति के विनाश में लगा हुआ है, वहीं बीजेपी और एनडीए मिलकर शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से महिला कल्याण, गरीब कल्याण के और युवा कल्याण के लिए लगातार जो प्रयास हैं, जो काम है, वो लगातार किए जाएंगे। वहीं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रीनगर के डल लेक के किनारे रोमांचक फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग द्वारा आयोजित किए गए इस इवेंट में प्रोफेशनल कार रेसिंग ड्राइवरों ने रोमांचित कर देने वाले करतब दिखाए। 1.7 किलोमीटर लंबी फार्मूला 4 कार रेस की शुरुआत डल झील के ललित घाट से शुरू होकर नेहरू पार्क पर समाप्त हुई। वहीं इस फार्मूला 4 रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये देखना बहुत सुखद है। यह जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा आयोजन हो सकता है। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सुमित का सामना कनाडा के गैब्रियल डियालो से होगा। और बात WPL यानी महिला प्रीमियर लीग की अगर की जाए तो अब नया चैंपियन इसको मिल चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए खास बात ये रही कि दोनों टीमों के बीच इस लीग में कुल 5 मैच खेले गए हैं और बेंगलोर को पहली बार जीत हासिल हुई, वह भी फाइनल जैसे मैच में। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में आयोजित द 10 2024 एथलेटिक्स मीट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी हीट में दूसरा स्थान हासिल किया। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने 27 मिनट 41.81 सेकंड का समय निकालकर सुरेंद्र सिंह द्वारा 2008 में बनाए गए 28 मिनट 2.89 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। Indian Polo Association, Naveen Jindal, playing the finals. A very warm welcome to our chief guest this afternoon, Shri Giridhar Aramane. Thank you, Naveen. Thank you. 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 Thank you
राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। I congratulate the winning team, the Rajasthan club, and I also congratulate the sponsors, the BMC advisors. It was a nail-biting finish, very exciting. The audience enjoyed a lot. नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। आज का मैच बहुत ही दिलचस्प रहा और शुरू से ही जो है दोनों टीम के बीच में राजस्थान पोलो क्लब और जिंदल पैंथर के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा। उन्होंने जितनी उनको पेनल्टीज़ मिली उनकी ज़्यादातर पेनल्टीज़ अंदर गई, हमारी बहुत सी पेनल्टीज़ बाहर चली गई, तो इसलिए एक गोल से जो है वो जीते। इस टूर्नामेंट में देश और विदेश से पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की, तो वहीं रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों द्वारा खेले गए हर एक शॉट ने भी दर्शकों के बीच शमा बांध दिया। It's always exciting match, even you don't know the rules, but once you look at started watching, you know always, and exciting and very nice match today. Very beautiful, and the players very fantastic, very professional. Match was absolutely thrilling till end. Both the teams were playing like fantastically well. 8-7. I mean, you never knew who would win. So we had a fantastic match. Thanks to all the team players who came all along, gave us such wonderful time, and thank you everyone. बहुत ज़्यादा अच्छा था। राजस्थान वर्सेस जिंदल डेल्टा का मैच 8-7 स्कोर रहा और राजस्थान ये मैच जीत गई। जिंदल ने कुछ पेनल्टीज मिस करी, शायद उसकी वजह से मैच कॉस्ट हुआ, बट ओवरऑल मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड इंटरेस्टिंग था। दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छा खेली। बीएमसी एडवाइजर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों में देश के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी टीम में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात उत्तर कोरिया की, जहां एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। उसके द्वारा जापान के तटरक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना ने इसका दावा किया है। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस पर कोई और विवरण नहीं बताया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5वें कार्यकाल के लिए हुए राष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 80% प्रांतों के मतों की गिनती में उन्हें 87% मत मिले हैं। इसके साथ वे और 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। अन्य उम्मीदवारों को 5% से भी कम मत मिले हैं। कम्युनिस्ट उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव दूसरे स्थान और नए उम्मीदवार दावानकोव तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ पुतिन जोसेफ स्टालिन को पीछे छोड़ते हुए रूस में सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा देने वाले सबसे मजबूत नेता बन गए हैं। पुतिन ने मॉस्को में अपनी जीत के भाषण में समर्थकों को कहा कि वे यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के साथ जुड़े कार्यों को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे और रूसी सेना को मजबूत बनाएंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह हैं। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन सत्ता के भूखे हैं और हमेशा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने इजराइल का दौरा किया। ओलाफ स्कॉल्ज ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इसके बाद ओलाफ स्कॉल्ज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गाजा में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी बात उन्होंने की। ओलाफ स्कॉल्ज ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को भूखमरी की ओर नहीं ढकेल सकते। इससे पहले रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।